सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं आप सबके लिए खौफनाक कहानियां सुनाता हूं और कोई वक्त जाया किए बगैर आज की कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी लाहौर से हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त की थी, जिसने अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी हमसे शेयर की। ज़ैदान की जिंदगी में जो वाकया पेश आया वो लाहौर में नहीं हुआ, जहां उनका इस्तकबाल है, बल्कि कराची में हुआ। ये एक ऐसा होलनाक वाकया था कि कोई चाहे तो ना चाहे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। कौन कहता है कि यादें सिर्फ अच्छी होती हैं? सबकी यादें अच्छी नहीं होती। किसी की बुरी यादें होती हैं, लेकिन किसी किसी की खौफनाक सी यादें होती हैं, जिसे वह भूल तो नहीं पाता, क्योंकि वह नाकाबिले फरामोश होती हैं, लेकिन वो चाहता भी नहीं है कि कभी याद करूं। ऐसी एक खौफनाक रात में पेश आने वाली ऐसी कहानी जिसे याद करके ज़ैदान भाई आज भी बहुत डर जाते हैं। बढ़ते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं कितनी बार भी वो रात याद करता हूं, वो काली रात जो मेरी जिंदगी से मिटती नहीं। मैं हर बार सोचता हूं कि उसे याद ना करूं, लेकिन हादसात ही कुछ ऐसे हुए कि उसकी याद हमेशा ताजा ही रहती है। हाय, मेरा नाम है कंटिन्यू ज़ैदान और मेरा ताल्लुक लाहौर से। आप सबको मेरा सलाम। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आबिद भाई के चैनल पर शेयर करके उनके तवस्सु से आप सबकी समात तक पहुंचाने जा रहा हूं। शायद यह कहानी सुनकर आप सबको यकीन ना आए, लेकिन यह सच्ची कहानी है मेरी जिंदगी की। मैं हमेशा अपने कजिन से कहा करता था कि हॉक्स में चलेंगे। जब भी कराची आऊंगा वहां पर रात भर जागेंगे, कैंपिंग करेंगे, बोन फायर करेंगे और बहुत मजा आएगा। मेरा कजिन हमेशा मुझे कहा करता था कि वहां पर रात भर जाने की इजाजत नहीं होती। मैं जानता था कि वहां पर कैंपिंग होती है, बल्कि पूरी पूरी रात लोग जाते हैं वहां पर कैंपिंग करने के लिए, इवेंट्स भी करते हैं। लेकिन उस दौरान शायद हालात खराब होने की वजह से इजाजत नहीं थी, या कुछ और बात थी, मैं नहीं जानता। या वहां के मुकामी लोग ना हो। वहां पर रहना ठीक नहीं है, और वैसे भी हम वहां जाकर करेंगे क्या? एंजॉय करने का वक्त तो सुबह से लेकर शाम तक का है, और अंधेरे में समुंदर दिखता भी नहीं। मैंने कहा कि भाई, वही तो वक्त होता है। आप घर से खाना ले जाए और वहां पर आग में पका के खाएं और आपस में किस्सा कचरियां करेंगे, खौफनाक से वाकयात शेयर करेंगे और अपनी अपनी जिंदगी को याद भी करेंगे। निदान भाई कहते हैं कि मेरा कजिन बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि चलो तुम आ जाओ, और फिर इंशाअल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले की ही तो बात है, जब मैं कराची आया तो दोबारा जिद करने लगा। मैं अपने कजन की मालूमात या नाम शेयर नहीं करना चाहता। उसने कहा कि चलो इसी बहाने पूरी फैमिली को ले चलते हैं, 2 गाड़ियों में। मेरे कजिन ने अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले लिया, इसीलिए 2 गाड़ियां की, एक अपनी थी और दूसरी गाड़ी उसी के दोस्त की। फैमिली के लिए उन्होंने कहा कि सुबह से ले शाम तक वह वहां रहेंगे, उसके बाद उसे मैं रवाना कर दूंगा। और एक गाड़ी जो हम दोस्तों की होगी, लड़कों की होगी, हम वहीं पर कैंपिंग करेंगे। यानी आज का हम पूरा दिन समुंदर के किनारे, समुंदर के पास, लहरों की आवाजों में सुनसान रात में बिताएंगे। आग जला के वहीं पर खाना पकाएंगे जो पहले से मैरिनेटेड होगा, और चाय बनाएंगे। पूरी रात कचरियां करेंगे और सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ने के बाद, यानी रोशनी होते ही, हम निकल पड़े और रास्ते में हलवा पूरी का नाश्ता किया। उसके बाद सीधा हॉक्स पे चले गए। वहां बहुत खूबसूरत नजारा था। सर्दियों का मौसम था, इसीलिए गर्मी का एहसास नहीं था। सनग्लासेस लगाए, हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर भी पानी से बहुत खौफ था। तमाम फैमिली मेंबर्स थे, इसीलिए एक एक के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हम सब ने मिलके
एक साथ खाना भी खाया और रात के लिए कुछ अलग खाना था जो मैरिनेटेड था। जिसे पकाना बाकी था वो गोश्त था। इसके अलावा चाय, पत्ती, दूध सब कुछ था। मेरे कजन का एक दोस्त था जो हमारे साथ ही था। उसके कुछ जानने वाले थे जिनकी सेटिंग से हम वहां पहुंचे थे। यानी वहीं किसी लोकल बंदे से बात करके उसी का हट लिया था और वो वहीं का मुकामी है। इसीलिए उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जब चाहे या रहो, पूरी रात गुजारो। किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर हूं। अगर आधी रात को भी कहोगे तो आ जाऊंगा। बस मैं दुआ करता हूं कि कोई हादसा रोनुमा ना हो। एहतियात करो और पानी में मत जाना। 5 बजे के करीब तमाम फैमिली मेंबर्स को रवाना कर दिया। सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। अब उसी रात का तो इंतजार था जब आग जला के आपस में बातें करें। वहीं पर मगरिब पड़ी। एक शख्स आया जिसके हाथ में एक ऊंट था और उसकी उम्र काफी ज्यादा थी। वो बार बार गुजरते हुए हमारे खाने को देख रहा था, क्योंकि खाना तो बहुत पहले से ही हमने चढ़ा दिया था। आहिस्ता आहिस्ता जो बन रहा था हम थोड़ा थोड़ा खाते जा रहे थे। और अचानक वो शख्स हमारे करीब आया और कहने लगा कि क्या बच्चों, तुम लोग ऊंट की सवारी करोगे? तो हमने कहा कि नहीं, बहुत शुक्रिया। हम यहां बस बातें और एंजॉय करने आए, ऊंट की सवारी नहीं करते। उसके बाद जाते हुए हमारे खाने को देख रहा था। तो हमने कहा कि क्या आप खाना खाएंगे? तो वह शख्स कहने लगा कि लगता है खाना बनने में बहुत देर है अभी, चलो मैं चलता हूं। यह कहते हुए वहां से वह चला गया और काफी दूर तक उसे जाते हुए हमने देखा भी। और यह मगरिब के बाद का फौरन फौरन बाद का वक्त था। और जिसका हट था उसने कहा था कि याद रखना, जब भी आग जलाओ तो यहां मत जलाना, मट्टी में चलाना, ताकि एक चिंगारी भी अगर यहां पर चली गई, यहां पर जो लकड़ी के हर्ट्स हैं उनमें आग लग सकती है। याद रखना। हमारे भाई कहते हैं कि पूरी एहतियात के साथ ही हमने आग जलाई थी और मट्टी में दायरा बना के बैठे हुए थे और वहां पर बहुत एंजॉय किया। पतीला आग में जल रहा था। हम सब ने कहा कि अपनी अपनी जिंदगी का एक एक खौफनाक वाकया एक दूसरे को सुनाते हैं। किसी ने अपने वालिद का सुनाया। निदान भाई कहते हैं कि मेरे कजिन ने अपने बचपन का सुनाया और बाकी दोस्तों ने। लेकिन हम में से एक दोस्त था जो मुसलसल उसी ऊंट वाले को देख रहा था। तो हमने कहा कि क्या हुआ? तो कहने लगा कि काफी देर हो चुकी है, यह रास्ता इतना तवील नहीं है, लेकिन देखो जरा, देखो वहां पलट के, अब तक वो ऊंट चल ही रहा है। मतलब उसे काफी दूर होना चाहिए था अभी, लेकिन वो बहुत करीब है और मुसलसल चलते भी जा रहा है। तो हमने कहा कि यह तो चला गया था, जहां तक मेरा ख्याल है कि काफी दूर निकल गया। तो दूसरे कजिन ने कहा कि नहीं, वह तो यहां तक पहुंचा था। एक लड़के ने कहा कि नहीं, वह तो गायब हो गया था। जब मैंने देखा वह तो कहीं चला गया था। हम सब ने अलग अलग मंजर देखा था ऊंट वाले के जाते हुए। बहरहाल इस बार वो हमारी आंखों के सामने कहीं पर चला गया, अंधेरे में गायब हो गया, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था। अब हम सब आपस में बिजी हो गए। हम सब खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद हमने कॉफी बनाई और अब रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। बहुत अंधेरा, घटाटोप अंधेरा। बस जहां पर हमारी आग जल रही थी वहीं पर ही आग के शोलों की वजह से रोशनी थी। इसके अलावा वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। कहीं पर किसी की आवाज भी आती जा रही थी। ऐसे लग रहा था कि शायद हमारे सिवा कोई और भी है, लेकिन हमें हो सकता है कि वह लोकल हो, लेकिन हमें इसका अंदाजा नहीं था, ना ही हमें कोई इल्म था। मेरा एक दोस्त था जो बार बार उसी शख्स को कॉल करने की कोशिश कर रहा था
और आखिरी बार उसने फोन उठाया। उसने कहा कि अब रात काफी हो चुकी है और अब मैं सो जाऊंगा, तो तुम लोगों को कोई भी जरूरत हो फोन कर सकते हो। मेरे दोस्त ने उसे कहा कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने ताउन किया। हमारी रात काफी अच्छी गुजर रही है और सुबह हम रोशनी में चले जाएंगे वापस। बहुत शुक्रिया। अब रात के तकरीबन 1:30 बजे दोबारा वही ऊंट वाला हमें अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया और अब हम सब डर गए। उसे देखकर हम काफी हैरान भी हुए कि यह कैसे पॉसिबल है। आधी रात को यहां पर ऊंट वाला ना इंसान की जात है यहां पर, तो यह ऊंट वाला यहां पे क्या कर रहा है? और उससे भी हैरत वाली बात तो यह थी कि जानवर को लेके इस वक्त उसे आराम करना चाहिए था, क्योंकि सुबह होते ही दोबारा यह अपने ऊंट को ले आएगा और यहां पर काफी लोगों का मजमा होगा। रश होगी कि अपनी रोजी को निकलेगा। आखिर इस वक्त इसे क्या चीज यहां ले आई है? और वह ऊंट वाला बिल्कुल खामोशी से आकर हमारे पास बैठ गया और बैठकर कहने लगा कि मैं आपके साथ खाना खाने आया हूं। आपने मुझसे खाने का पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खाना खा ही लूं, और भूख भी बहुत लगी है। फिर आधी आधी रात को मैं समुंदर के पास अक्सर घूमता हूं और लोग अक्सर खाने को दे भी देते हैं। ऊंट वाला बिना कुछ कहे हमारे पास बैठ गया। अपने ऊंट को बिठाकर उसी ऊंट के पास वो टेक लगा के बैठ गया और हम सब दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। बड़ी हैरत अंगेज निगाहों से एक दूसरे से बिना कुछ कहे सवाल कर रहे थे कि आखिर यह ऊंट वाला चाहता क्या है? कहीं यह किसी क्राइम में मुलविस तो नहीं? कहीं इसके इरादे बुरे तो नहीं हैं? हमें लूटना तो नहीं चाहता? हम सब दोस्त आपस में काफी परेशान थे। मेरे कजन ने एक्सक्यूज किया और हट के अंदर चला गया और वहां जाके अपने उसी दोस्त को आवाज लगाई जिसने हार्ट बुक करवाया था, और उसके साथ वह कुछ बातें करने लगा। मैं भी उसे ही देख रहा था और बाकी लड़के भी और वो ऊंट वाला भी। और वह अचानक से कहने लगा कि लगता है तुम्हारा दोस्त को काफी परेशान हो गया हमें देखकर। अब हम सब जिस परेशानी में थे, यह नहीं कि मेरा कजिन क्या बातें कर रहा था। मेरे कजिन ने बाद में बताया कि वो आपस में यह बात कर रहे थे कि तुम मुझसे मैसेज कर दो जिसका हार्ट है कि यहां पर एक ऊंट वाला है और उसकी उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन वो अजीब सी बातें भी कर रहा है। हमें डर यह है कि कहीं डाकू ना हो, चोर ना हो, या हमारे साथ कोई हादसा पेश ना आ जाए, तो पहले से मालूमात देना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसने ऊंट वाले का हौलिया और तमाम बातें पूरी सेंड कर दी। एसएमएस के जरिए एहतियाती तदाबीर, और उसके बाद दोबारा आ गए और वह ऊंट वाला हम सबको देखकर बातें करने लगा। हम गोया जबरदस्ती उससे बातें कर रहे थे, क्योंकि हम सब दोस्तों को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। हम तो आपस में वक्त बिताने आए थे। लेकिन वो बिन बुलाया मेहमान, जो कि अब उठने को नाम ही ना ले, बस खाने की खुशबू सूंघ जा रहा था और खुशबू सूंघ के खाने की तारीफ कर रहा था। लेकिन जो चीज हम सबको बहुत परेशान कर रही थी वह थी उसका ऊंट। उस कैमल की बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी। ना वो पूंछ हिला रहा था, ना ही उसने अपनी एक बार भी आंख को चिपका, ना उसने अपनी गर्दन घुमाई, या वो सोने के लिए लेटा हो। बस एक ही जगह बैठा हुआ था स्टैचू बनके। जानवर ऐसे कभी भी नहीं करते। आप किसी भी ऊंट या घोड़े के पास बैठे अक्सर वह अपनी पूंछों को हिलाते हैं, अपने जिस्म को हिलाते हैं, हरकत देते हैं, लेकिन वो गोया कोई मशीन हो। इस बात से हम सब दोस्त एक दूसरे को देखकर काफी डर रहे थे, परेशान भी हो रहे थे, और हमारी परेशानी की वजह सही थी, क्योंकि हम उस शख्स को नहीं जानते थे जो बिन बुलाया मेहमान हमारे पास आकर बैठ गया। अब वो हमसे बातें भी कुछ अजीब सी करने लगा। क्या तुम लोगों ने कभी इंसान का खून देखा है? क्या तुम लोग कभी आधी रात को पानी के ऊपर गए हो? क्या तुम लोग कभी पानी से डरे हो, या पानी के अंदर से कोई चेहरा दिखाई दिया है तुम्हें कभी?
या क्या तुम लोग कभी ऐसे वीरानों में भटकते हो, या क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? वो शख्स कहने लगा कि मुझे तो अंधेरा एक रोशनी की तरह दिखता है। ऐसा लगता है कि यह अंधेरा नहीं, बल्कि यह एक नई सुबह की शुरुआत हो। और हम सब एक दूसरे को देखने लगे। वो बहुत बहकी बहकी बातें करने लगा। तो हमने कहा कि आप एक काम करें, आप यहां से जाएं, क्योंकि हम आपस में बातें कर रहे हैं, पर्सनल अपने घर की। तो लिहाजा आप यहां से जा सकते हैं। हम माजरत चाहते हैं, लेकिन आप खाना ले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमने जो भी बनाया आप जरूर खाएं। हमारे भाई कहते हैं कि मीट अभी कच्चा था, लेकिन प्लेट में डाल के उसे दे दिया। हमने कहा कि दे दो, इसे दे दो, और प्लेट में डाल के उसे दिया तो वह ले चला गया। और आहिस्ता आहिस्ता वह जाते जा रहा था। आते वक्त तो हमने गौर नहीं किया, लेकिन जाते वक्त हमने देखा कि उस ऊंट के पैर और उस शख्स के पैर एक जैसे थे। दोनों के जानवरों वाले पैर जैसे ऊंट के होते हैं, उस इंसान के पंजे नहीं थे, ना ही उसके पैर इंसानों की तरह थे। अब जो हमारी हालत खराब हुई है, हम सब उठकर हट में भागे और बाहर से अजीब सी चीखों की, हंसने की आवाज आई। चीखते हुए जैसे कोई तवाकुर कर रहा हो। जैसे ही हम सब देखकर समझ गए तो हम सब चिल्लाते हुए भागे। मेरी कजिन ने मेरा नाम लिया, ददान अंदर भागो, हट की तरफ जाओ। हम सब अपने तमाम सामान छोड़ के भागे और बाहर से जो चीखों की और हंसने की आवाज आई, हम समझ गए कि हम जिसके साथ बातें कर रहे थे, दरअसल वो इंसान ही नहीं था, बल्कि वो एक जिन था। और इससे भी भयानक बात आपको बताऊं, वो दूर जाकर एक ही जगह पर खड़े हो गए और मुसलसल हमें देख रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थी, जिससे बिल्ली की आंखें शाइन करती हैं। बिल्कुल इसी तरह अंधेरा बहुत ज्यादा था। उस घटाटटोप अंधेरे में समुंदर की लहरें चमक रही थी, और उसी के पास वह खड़े थे, दूर जाके, और मुसलसल हमें देख रहे थे। और हम सब वापस आकर अपने दायरे में बैठकर बिल्कुल मोहतात होके उसी तरफ ही देख रहे थे। हम सब ने मजाक भी किया आपस में, लेकिन हम सब अब तजस्सुस में आ गए थे कि यार, यह जो वाकया हमारे साथ पेश आया, अब इसका हम क्या करें? यह तो बड़ा खतरनाक सीन है। हमें नुकसान तो नहीं होगा। और उसे देखते देखते, उसी की बातें करते करते अचानक कहीं वह उजल हो गया, जैसे लहरों में कहीं समा गया हो, जैसे समुंदर में चला गया और गायब हो गया। वो बूढ़ा और उसका ऊंट हम कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। लेकिन हां, हमने शायद एक गलती की, जिसकी वजह से यह सजा आज तक हमें भुगतनी पड़ रही है। जब हमने उसे भगाया, जब वह चला गया, उसके जाने के बाद हमें दोबारा से खाने को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि उसने खाने में क्या किया, कैसी नजर आ गई उसकी। ऐसी नजरें बंद या ऐसी एनर्जी खाने में आ गई कि हमने जब वो खाना खाया तो हम सब बीमार पड़ गए। और उस बीमारी का असर यह हुआ कि मुझे अल्सर हो गया और मेरे कजिन्स को मुख्तलिफ बीमारियां हो गई। मेरा अल्सर ठीक हुआ, दूसरे कजन की भी तबीयत बेहतर हुई। एक को हमेशा यूरिन इन्फेक्शन होने लगा। लेकिन अब मुझे अजीब और गरीब ख्वाब आते हैं। सर भारी रहता है और जिस्म कैसे नाकारा हो चुका हो। कोई काम करने को दिल नहीं चाहता कि वाकया मेरी जिंदगी का नाकाबिल फरामोश है, जिसने मेरी जिंदगी मुसीबत में डाल दी, और आज भी मैं इसे भुगत रहा हूं। मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसका असर खत्म होगा। तुम्हें वह खाना खाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस पर जिन्नात की नजर आ चुकी थी, लेकिन तुमने खा लिया, और अब उसके असरात तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो चुके हैं। तो लिहाजा बर्दाश्त करो। तेदान भाई कहते हैं
कि यह थी वो कहानी मेरी जिंदगी की जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता। कराची ओनक्सबे की एक भयानक सी आप भी थी। मैं जानता हूं कि यह कहानी सुन के आपको भी बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन यही सच है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिदान भाई। आपने वाक्य शेयर किया। अक्सर और बेशतर जिन्नात जो इंसानी रूप में आते हैं, उनके पैर ज्यादातर इसी तरह होते हैं। वो शयातीन जिन्नात होते हैं और वह जानबूझ के आपके सामने इस रूप में आते हैं। अब बढ़ते हैं एक और कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा। हमेशा सबको पूरी नोटिफिकेशंस नहीं मिलती, और आप जानते हैं कि मैं काफी वक्त बाद वापस आया हूं यूट्यूब पर, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको मिल जाएगी, ताकि आप वहां से भी नोटिफिकेशन हासिल कर सकें और कोई वीडियो मिस ना करें। बहुत शुक्रिया, और आप सबके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। जज़ाक अल्लाह। अब बढ़ते हैं एक और कहानी की तरफ, और अब जो कहानी आप तमाम सुनने वालों से घोष गुजार करने जा रहा हूं, यह कहानी हमारे एक बहुत अच्छे लिसनर, हमारे भाई, हमारे सपोर्टर यूके से सैयद अब्दुल जब्बार भाई ने, यूके से सैयद जब्बार भाई ने हमसे शेयर किया। हमारे भाई कहते हैं कि यह वाकया काफी पहले का है, मेरे यूके शिफ्ट होने से भी पहले का। मेरे वालिद मोहतरम बाहर से पाकिस्तान आए थे। हम उस वक्त वहीं थे और ज़हरे तालीम थे। मैं अपने गांव का नाम नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पंजाब में गुजरात का जो शहर है, उसी के पास वो गांव है, और जहां पर हम ज़हरे तालीम भी थे। हमारा जो स्कूल है वह दो हिस्सों में मुश्तमिल था, एक गर्ल्स स्कूल और एक बॉयज। लड़कों का स्कूल बहुत बड़ा था, जिसके ग्राउंड में हम क्रिकेट भी खेला करते थे। हम तमाम दोस्त स्कूल के बाद वहीं पर जब क्रिकेट खेलते, तो सामान जो है वह अंकल से कहकर वहीं क्लासरूम में ही रखवाया करते थे, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस खाली भी थी और न्यू थी। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्कूल के बिल्कुल करीब ही वहां पर एक कब्रिस्तान भी था। जितने भी वहां के मुकामी थे, जितने भी वहां घर थे, उनका आबाई कब्रिस्तान वही था। अगर आपको पता हो कि पंजाब में अक्सर ऐसा भी होता है कि खानदानों के कब्रिस्तान अलग होते हैं, इसी तरह एक छोटा सा कब्रिस्तान था। हमारे भाई का नाम असल में अब्बास है। सैयद जब्बार अब्बास भाई कहते हैं कि शाम हो जाती थी क्रिकेट खेलते खेलते। हमारी क्रिकेट टीम में एक शख्स था जिसका नाम अकबर था। वो बैट्समैन बहुत अच्छा था। हम सब ने यह डिसाइड किया था आपस में कि जिसने भी बॉल कब्रिस्तान में फेंका वह खुद ही लेकर आएगा। यह हम सबका आपस में तय करदा एक फैसला था, क्योंकि कब्रिस्तान में बार बार जाना मुनासिब नहीं है। क्रिकेट खेलते खेलते बॉल चला गया था कब्रिस्तान में, और वह चला गया उसे लेने के लिए। जब वह लेकर आया तो उसके बाद काफी देर हो गई। सामान वगैरह स्कूल में रखवा के हम वापस अपने अब घर चले गए। अब्बास भाई कहते हैं कि आधी रात का वक्त था। अचानक से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई, और वालिद मोहतरम जो कि यूके से पाकिस्तान आए थे, उन्होंने दरवाजा खोला तो मेरे जो दोस्त अकबर अली है, उनके वालिद मोहतरम थे। वह कहने लगे कि अब मेरे बेटे को ना जाने क्या हो गया है, आप मेरे साथ जल्दी मेरे घर चले। वो काफी परेशानी की हालत में थे, वो बहुत घबराए हुए थे। मेरे वालिद मोहतरम बिना कुछ सोचे समझे फौरी तौर पर तैयारी की और निकल गए। और जब वहां पहुंचे तो देखा कि उन्हें बांधा हुआ था, और उनके वालिद साहब कहने लगे कि इनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। यह बस क्रिकेट खेल कर आया था शाम को। स्कूल से लौटने के बाद जब यह क्रिकेट खेलता है, वहां से होकर आया था, और उसकी हालत यह है। जबकि हम सब जानते हैं कि वो कब्रिस्तान भी तो गया था। कहते हैं कि यह जब थका हुआ था लेटा, और लेट कर जब यह उठा है तो कहने लगा कि मैं सबको मार दूंगा। अपनी वालिदा पर हमला कर दिया
अपनी बहनों पर, और इसके बड़े भाई ने और इसके वालिद मोहतरम ने मिलकर इसको बांध दिया। संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह अपने आपे से बाहर था। दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है दोस्तों? अपनी औलाद को तकलीफ में देखकर खुद को बहुत बेबस महसूस करना, कि आप चाहकर भी अपनी औलाद को मुश्किल से निकाल ना पाए, उसे तकलीफ में देखते हुए भी कुछ कर ना पाए। वालिदैन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश यही है। बहरहाल मेरे वालिद मोहतरम और उन्होंने संभालने की कोशिश की। मामलात को फिर और फिर किसी तरह मस्जिद के पेश इमाम को बुलाया गया, उन्हें दम करा के दिखाया गया, तो मामलात यहां तक पहुंचे कि यह मामला उनके इख्तियार से बाहर था। इसीलिए फिर करीबी गांव के एक आलिम दीन थे, उनको बुलाया गया, जो रूहानी इलाज करने में माहिर थे। उन्होंने जब आकर पढ़ाई की और उन्होंने देखा कि इस बच्चे को किसी जिन ने जकड़ लिया है, किसी जिन के असरात इस पर बहुत बुरी तरह से इसके आसाब पर कब्जा किए हुए हैं। और तब जब आलिम दीन कुछ पढ़ाई करने वाले थे, तो तब मेरे वालिद मोहतरम को भी उन्होंने बुला लिया, और वह खुद भी वहां मौजूद थे। जबकि हमारी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, हम 14 से 15 साल के बच्चे थे। अकबर अली भी इसी एज का था, हमारा हम उम्र ही था। और अचानक उसकी आवाज जैसे मिडिल एज मैन की होती है, जैसे मिडिल एज शख्स की होती है, एक बड़ी उम्र के शख्स की आवाज, और गरजती हुई अजीब सी वो कहने लगा कि मैं कब्रिस्तान के करीब अपने बेटे के साथ था, अपने बच्चे के साथ, और यह मेरे बेटे के ऊपर से गुजरता हुआ चला गया तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसने तंग किया। हमें अकबर अली बॉल लेने के लिए कब्रिस्तान गया था। आलिम दीन ने जिन्न को बहुत समझाने की कोशिश की कि इंसान को तो नजर नहीं आते, तो यह गलत ही तसव्वुर की जाए और इसे छोड़ दें। आपको इसके बदले क्या चाहिए? लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, यानी मार दूंगा। और तब आलिम दीन ने भी अपनी जोरावरी की कोशिश की और अपनी ताकत के साथ जितना भी इल्म था उसके मुताबिक उसने बावजू होकर वह पढ़ाई करना शुरू की और पूरी कुद से उस जिन पे हमला किया। तब वो जिन भी समझ गया, क्योंकि कुरान की ताकत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं। तब वो जिन भी बेबस हुआ और उसने कहा कि ठीक है। और जिन ने जो डिमांड्स की वो यह थी कि काला बकरा जिबा किया जाए उसी कब्र के पास, और मीठे चावल की देग, और इसके अलावा जो है वो मिठाई भी रखी गई थी। 5 किलो बहुत ज्यादा मंगाई थी उसने। अगले दिन रात के 12 बजे के करीब यह तमाम चीजें कब्र के पास रख दी गईं और वो गायब भी हो गई थी दोस्तों। और उसके बाद वो लड़का ठीक हो गया। अब्बास भाई कहते हैं कि यह थी वह मेरी कहानी जो मेरे एक दोस्त के साथ पेश आई थी। यह उसकी जिंदगी की सच्ची कहानी है और हमारी अपनी आंखों देखा हाल। कभी कभी इंसान गलती से उसे नहीं पता होता कि इस दुनिया में और कौन सी मखलूकात गुजर रही है। इसीलिए जब भी आप कहीं घर से बाहर निकलें तो दुआ पढ़ते हैं ताकि आपके साथ अल्लाह के मुकर्रर करदा फरिश्ते आ जाए हिफाजत के लिए। आयतल कुर्सी बहुत जरूरी है। और एक और चीज एडिशनली इजाफा करूंगा, इसमें देखें, जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी ट्रांसपेरेंट थैली शॉपर जो होती है, पॉलीथीन, वो लेके ना जाए, बल्कि कपड़े की एक ऐसी शॉपर ले जाए जिसमें आर पार दिखाई ना देता हो। क्योंकि बाज औकात इंसान किस हाल में होता है। आप संगीत घर से बाहर जाते हैं, रोटियां लाते हैं, खाना लाते हैं, ना जाने कैसे कैसे लोग या कैसी कसी मखलूकात की नजर भी पड़ सकती है उन पे, और इंसानों को एक दूसरे की नजर भी तो लगती है। कुछ भूखे होते हैं और बहरहाल खाने की चीजों को आप छुपा के ले आए, छुपा के ले जाए, लेकिन अपनी तरफ से अपने पड़ोसियों का और ऐसे जरूरतमंद का भी बहुत ख्याल रखें।
जितना दे सकते हैं उन्हें जरूर दें, लेकिन खाने पीने की चीजों को ट्रांसपेरेंट थैली में मत ले जाए। जब आप अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उसमें न जाने कितनी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं। यह याद रखिएगा, उसमें हसरत होती है, उसमें नजर होती है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और अब एक आखिरी शॉर्ट सी कहानी की तरफ बढ़ूंगा जो हमारी एक बहुत अच्छी लिसनर, हमारी बहन ने हमसे शेयर की। हमारी बहन का ताल्लुक भी कराची से। हमारी बहन कहती हैं कि जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में मैं जॉब किया करती थी, वहां पर उनके दो हिस्सों पर मुश्तमिल फैक्ट्रीज, बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक में जब सामान बहुत ज्यादा हो गए, कंजेस्टेड होने लगी, तो वहां के जो सेट थे उन्होंने कहा कि अब लेबर्स को वहां पर मुंतकिल करना पड़ेगा, आधे हिस्से को ऑपरेशनल करना पड़ेगा, कुछ सामान रिहाइश के लिए वहां पर रख दिया जाए। और वहां पर जो बड़े बड़े तख्ते थे स्टील के और लकड़ियों के, वह तो अपनी जगह अच्छी तरह से फिक्स थे, लेकिन जैसे ही वहां पर शिफ्ट हुए, एक ऐसा कमरा था जहां पर यह तमाम सामान थे। एक हमारी फैक्ट्री का ही वर्कर, वहां पर बेसिकली तमाम खवातीन ही थी। एक खातून वहीं पर गई तो वो लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते, जिसका हजारों किलो वजन था, वो एकदम से नीचे गिर गया, लेकिन वो किसी तरह बच गई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह हादसा बिल्कुल अजीब था। एकदम से ऐसा हादसा होना नहीं चाहिए था। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। और उसके बाद एक बार एक और खातून गई, मगरिब का वक्त था, तो उसे लगा कि उसके पैर को किसी ने पकड़ लिया। बकायदा उसे साफ जाहिर हुआ किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया है। वो डर के मारे वहां से भागी और उसके बाद बकायदा उनकी जान लेने की कोशिश की गई। उनके पैर को खींचा गया और वो बुरी तरह से गिरी। उनके पैर में चोट भी आई और एक बार उन्हें बुरी तरह से थप्पड़ भी लगा। जब कोई दिखाई भी ना देता हो और बुरी तरह से हमला हो रहा हो तो यकीनन आपका शक भी तो जिन्नात पे जाएगा। और यह वक्त था जब उन पर यह हमला हुआ। तब उन्होंने कहा कि कल रात ज्यादा काम करना है, तमाम चीजें सेटअप करके उसके बाद ही हम जाएंगे। रात के तकरीबन 12 बजे बज जाएंगे और उसी एक्स्ट्रा टाइम में यह हमला हुआ। बहाल ये एक शर कहानी थी हमारी बहन की, जिन्होंने अपना वाकया शेयर किया। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में और तमाम लोगों की जिंदगी में खुशियों के दुरुस्तगी के सामान मोह अता फरमाए, आमीन। और हम सबको हर बुरी नजर और मुश्किलात से दूर करे और हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान और पनाह में रखे और हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आजकल नफ्स नफसी के दौर में बहुत बुरे हालात हैं। चाहे दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, अपना और अपने तमाम घर वालों का खास ख्याल रखें। अपने वालिदैन का बिलखसूस और छोटे बच्चों का नमाज पढ़ते रहें, तहारत की हालत में रहें। हमें और हमारे वालिदैन को भी दुआओं में खास याद रखिएगा। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगबान।